नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बजट 2023-24। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो बिहार बजट आपको 28 फरवरी को लाया गया है, तो उसके बाद हम लोग संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आपको एक पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है वित्त विभाग बजट 2023-24 का संक्षिप्त परिचय वर्ष 2023। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे लिए, जो हम छात्रों के लिए जो ज़्यादा जरूरी है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि देख लीजिए कि 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 6.0 दर्ज हुआ है। तो 2021-22 का जो वैश्विक विकास दर है वो कितना है, 6.0 है। और देश जो भारत का विकास दर है वो 8.7 रहा है, और जबकि बिहार का जो विकास दर है वो 10.98 रहा है। ठीक है, तो 10.98 जो है बिहार का विकास दर 2022-23 में रहा है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, फिर हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये तीनों जो दिया हुआ है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, देख लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2004-5 से वर्ष 2028-19 तक बिहार राजस्व अधिशेष अर्जित करे, यानी कि बिहार में 2004-5 से लेकर 2018-19 तक राजस्व घाटा बिहार बजट में नहीं हुआ है। बिहार का कभी बजट घाटा 2004-5 से लेकर 2018-19 तक नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से 2020 से बिहार घाटे में जा रहा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारा अगला देख लेते हैं कि वर्ष, यहाँ देख लीजिए वित्तीय जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,489 करोड़ का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। तो 2023-24 में जो है वो राजस्व वृद्धि रहेगा। तो ठीक है, ये कितना अभी अनुमान लगाया गया था, 4,789 करोड़ रुपए का। और 2022-23 में राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तराधिकार बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 12 उपधारा 1 और 2 द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियमावली 2022 बनाई है। तो एक नई नियमावली बनाई गई है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है राजकोषीय घाटा। तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो 21-22 में जो रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा ऋण अधिसीमा सकल घरेलू उत्पाद टोटल जीडीपी का 4.5%। तो केंद्र सरकार ने 2023-22 में एक नियम लाया कि कोई भी स्टेट जो है वो आपको टोटल जीडीपी का, जो जीडीपी है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट जीडीपी का 4.5% से ज़्यादा ऋण नहीं ले सकते हैं किसी भी सोर्स से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, चाहे भारत सरकार हो, या फिर किसी से भी, वो मतलब 4.5% से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। ये नियम केंद्र सरकार ने बनाया है। फिर हम अगला चलते हैं। तो इस आलोक में 4.5 जो केंद्र सरकार का नियम बनाया है, उस आलोक में बिहार सरकार जो लिया है 2022-23 में जो ऋण लिया है वो मतलब अपने जीडीपी का, जो स्टेट जीडीपी का 3.7 है, 3.78% जो है वो आपको राज्य के टोटल जीडीपी का ऋण लिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है आपको 3.47% रखा गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 3.47% रखा गया है, जो बिना शर्त ऋण अधिसीमा 3.50% के अधीन है, यानी कि जो 4.5% है उससे नीचे है, यानी उसके अधीन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो आपको बन रहा है हमारे एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए स्पेशली। तो बिहार बजट बिहार के एग्जाम के लिए जो है वो वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य मतलब स्टेट जीडीपी के अनुपात में 2.98 अनुमानित किया है, यानी कि इस बार जो बिहार सरकार जो ऋण लेगी वो स्टेट जीडीपी का 2.98% इतना अनुमान लगाया कि राज्य सरकार को इतना कर्जा लेना पड़ेगा अपने स्टेट जीडीपी का। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 के लिए 3.47% से कम है, मतलब पिछले साल जो 22-23 में जो ऋण लिया गया था 3.47%, उससे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.98% जो है 2.98%, उससे कम लिया गया है। तो पिछले साल से कम लोन लिया जाएगा इस बार। ठीक है, मतलब बिहार सरकार इस बार कम कर्ज उठाएगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा दिया दिया हुआ है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये आपको है कि ब्याज भुगतान। तो देख लीजिए ब्याज भुगतान का कुल कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा। तो हम लोग जो ब्याज भुगतान करते हैं तो राजस्व प्राप्ति में उसका कितना हिस्सा है, तो उसको देखते हैं। तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ले रहे हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पे बिहार का ब्याज भुगतान वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति का 8.70%। तो बिहार जो इस बार अपना 2021-22 में जो ऋण भुगतान किया है वो राजस्व प्राप्ति टोटल रेवेन्यू जितना गवर्नमेंट को हुआ है उसका 8.70%। गवर्नमेंट अपने टोटल रेवेन्यू का 8.70% ब्याज मतलब ब्याज भुगतान किया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो आपको है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार यह अनुपात 8.29%, 8.29%। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अभी नया बजट है उसके अनुसार से जो ऋण भुगतान किया जाएगा, ब्याज भुगतान जो ऋण पे किया जाएगा वो आपको 8.64% रखा गया है। मतलब इतना अनुमान लगाया गया है जो इस बार बिहार सरकार जो ऋण भुगतान करेगी, मतलब ब्याज भुगतान करेगी, वो आपको 8.64% करेगी। अपना अपना कर्जा उतारेगी बिहार सरकार। के पास जितना कर्जा है उसका 8.64% बिहार सरकार उतारेगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए
इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये बन रहा है, देख लीजिए कि इस वर्ष यहाँ पे वर्ष 2022-23 का जो 23-24 का जो इस वर्ष कुल प्राप्तियों में राज्यों का टैक्स का हिस्सा कितना प्रतिशत, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस वर्ष राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81.1% जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित था। ठीक है, तो बिहार का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व जो प्राप्ति है वो स्टेट जीडीपी का 81.1% है, जो और जो 22-23 से कम है, यानी कि 82.69% से कम है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है कि राजस्व संग्रह की संरचना। तो राजस्व संग्रह की जो संरचना है उस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि कहाँ-कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे कितना जाएगा। राजस्व जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे है कि वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71% रहा है। ठीक है, तो इस बार जो 23-24 में रेवेन्यू का जो रखा गया है, तो 71.79% अनुमान किया गया इतना हम रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद है वित्त वर्ष में भिन्न-भिन्न राजस्व के मद में कुल राजस्व प्राप्ति। उसके बाद जो रेवेन्यू का जो हिस्सा है, टैक्स टोटल टैक्स जो लेते हैं उसमें रेवेन्यू इनका जो है वो आपको 71.79% रहने का अनुमान है। और जो वित्त वर्ष में भिन्न-भिन्न और अलग राजस्व प्राप्ति जो है और दूसरे विभागों से जो होगा उसमें 3.07% राजस्व संग्रह होना अनुमानित है। ठीक, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं 2023-24 के दौरान। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष 2000, देख लीजिए वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा मतलब 12.67% वृद्धि दर की अनुमानित है। तो केंद्र सरकार जो राज्य को मतलब जीएसटी जो रिटर्न करती है स्टेट, तो उसका जो प्रतिशत है टोटल मतलब कि स्टेट जीडीपी का वो 12.67% इस बार वृद्धि होगी। तो इस बार जो केंद्र सरकार है जो पैसा लौटाएगी अपने जीएसटी का, वो 12.67% अनुमान लगाया गया है। जबकि उसके साथ ही अगला पॉइंट है, जबकि राज्य के अपने कर राजस्व के मद में जो राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें 20% की बढ़ोतरी अनुमानित है, यानी कि महंगाई कुछ बढ़ सकता है दोस्तों बिहार में। ठीक है, तो 20%, 12% ज़्यादा केंद्र सरकार से मिलेगा और 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वहाँ पे ये है, देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे है विकास मूल व्यय। तो ठीक है, यहाँ पे विकास मूल व्यय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रमुख प्राथमिकता दी गई। विकास मूल्य के अंतर्गत क्या-क्या होता है? तो विकास मूल्य क्या होता है? विकास मूलक व्यय क्या होता है? तो जहाँ पे विकास के कार्यों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, उसमें कौन-कौन सा विभाग आता है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि विकास मूलक व्यय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सामान्य परिषद लोक कार्य व्यय, पूंजीगत परिव्यय के ऊपर होने व्यय को सम्मिलित किया गया है। राज्य के बजट 2023-24 में कुल व्यय का लगभग 63.91% हिस्सा विकासात्मक व्यय पर रखा गया है। तो बिहार बजट में जो है वो आपको 63 बिहार जो इस बार जो बजट है उसका 63 पॉइंट, ठीक है, 63.91% विकासात्मक कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ठीक, इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से 2,37,691 करोड़ रुपए से 10% की बढ़ोतरी के फलस्वरूप 10% बढ़ा के जो इस बार का जो टोटल बजट है वो आपको 2,61,000 दो नहीं दो 2,61,88,850 करोड़ रुपये, 2,61,88,000 5 करोड़ रुपए रखा गया है, 540 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक, इसके बाद फिर है कुल राजस्व प्राप्ति देख लीजिए। फिर अगला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको दिया है कि कुल बजट में 79.37% राजस्व व्यय में और 20.63% पूंजीगत व्यय में रखा गया है। ठीक, इसके बाद फिर हमारा अगला जो है आपको सामाजिक सेवाओं पर 38.4% खर्च किया। तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए दोस्तों सामाजिक कार्यों पर। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, सामाजिक कार्यों पर बिहार बजट का कितना खर्च होगा। तो सामाजिक कार्यों पर जो बिहार बजट का 38.14% खर्च किया जाएगा। ठीक है, और आर्थिक सेवा वो कुल बजट का 24%, इकोनॉमिक सेवा पे आर्थिक सेवाओं पे जो है वो मतलब कि आर्थिक सेवा मतलब आप जान लीजिए कि सैलरी पे खर्च किया जाएगा 24%, अनुमान लगाया गया कि 24% सैलरी पे खर्च किया जाएगा। ठीक, इसके बाद दिया है कि सामान्य सेवाओं पर कितना है दोस्तों, 28%। यहाँ पे देख लीजिए सामान्य सेवाओं पर 28% खर्च किया जाए और लोक ऋण अदायगी के लिए जो जो बिहार सरकार जो कर्ज उतारेगी वो आपको वो कितना खर्च होगा, तो 9.99% रखा गया। जो लोक ऋण अदायगी जो बिहार सरकार जो अपनी योजनाओं को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से या जहाँ जहाँ से ऋण उपलब्ध करती है, तो उसका जो आपका ब्याज भुगतान किया जाएगा 9%। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण ये नहीं है ये, इसके बाद देखिए कि सात निश्चय जो योजना चल रही है उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। तो सात निश्चय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया, जिसकी विवरणी साथ में लिखा हुआ है ये। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए जो अगला पॉइंट है कि 2023-24 में
आर्थिक सेवाओं पे कितना खर्च हुआ है, तो अभी हमने बताया है कि 24%, ठीक है, सामाजिक सेवाओं पे 38%, सामान्य सेवाओं पर 28% और लोक ऋण पर 9%, मतलब ब्याज भुगतान किया जाएगा 9%, और सहायता और अनुदान जो इस बार नहीं दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, तो ये इसको 0% रखा गया है। तो इस बार उम्मीद मत कीजिए कि सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलेगी या कोई फसल अनुदान या कुछ भी मिलेगा, ऐसा कुछ प्रावधान बजट में नहीं किया गया, इसको 0% रखा गया है। और ऋण पीएसक्यू के लिए 0.5% वो उसी में आ जा रहा है। तो आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये जो पूरा पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से रिजल्ट एट साला का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बिहार बजट का टेंशन खत्म हो जाएगा। और आगामी बिहार में बहुत सी परीक्षाएं होने वाली, दरोगा है, बीपीएससी है, बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है, तो इसके लिए बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार बजट, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन बिहार बजट से पूछा जाता है। तो चलिए आगे हमारा जो दिया हुआ है अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 40% की सीमा रेखा में रखना है। तो स्टेट जीडीपी का जो कर्ज है वो आपको 40% की सीमा में रखना है, ठीक है। राज्य सरकार 2023-24 में स्टेट जीडीपी में बकाया ऋण का 37% आकलित है, यानी कि बिहार सरकार जो है अभी आपको 37% कर्जे में है। तो बिहार बजट के 23-24 के अनुसार जो बिहार सरकार जो कर्ज है, बिहार सरकार कर्ज, वो टोटल स्टेट जीडीपी का 37.81% आकलित किया गया, मतलब इतना आकलन किया गया, इतना बिहार सरकार कर्जे में है, ठीक है। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2021-22 में 38% की तुलना में 2022-23 में कम होकर 38.5% और पुनः घटकर 2023-24 में है वो आपको 37%। तो 37%, तो 2023-24 में जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अभी वर्ष जो चालू हुआ है उसमें ऋण का जो मात्रा है वो बिहार गवर्नमेंट जो है आपको 37% कर्जे में रहने वाली है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो देख लीजिए अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक ऋण कितना है, 49,326 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो ये इतना कर्ज है, 49,326 करोड़ कर्ज है बिहार सरकार का, इतना अनुमान लगाया गया है वर्ष 2023-24 के लिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वो उसको देख लेते हैं। तो इसको मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। जो बजट में जो प्रावधान किया गया इस बार के बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकता निर्धारित की, जिससे निम्नलिखित में से जो बजट 2023-24 राज्य सरकार प्राथमिकताएं विकासात्मक कार्यों पर देगी, उसमें कौन कौन सा विभाग है, तो देख लीजिए युवा एवं रोजगार है, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, ग्रामीण एवं कृषि विभाग और हरित विभाग। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें 3 पॉइंट दे देगा, चौथा पॉइंट आपको नहीं पता होगा या दो दो तो गलत हो सकता है। तो 4 ऑप्शन देके इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत कर देगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कृषि विभाग, ग्रामीण विकास, हरित विकास और आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और शहरी विकास। तो इन सब चीज़ों को प्राथमिकता दिया है बजट में बिहार सरकार ने। तो ये जो आपको 8 जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन सब इसको सरकार एकदम टारगेट करके रखा है कि इसको डेवलप करना है, इस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम अगला देख लेते हैं हमारे लिए क्या-क्या है। तो इस 7 निश्चय योजना के लिए कितने बजट का जो प्रावधान किया गया, तो 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ-कहाँ कितने खर्च किए जाएँगे 7 निश्चय 2 में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2023-24 में के अंतर्गत 2000 देख लीजिए, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 7 निश्चय 2 के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया, यानी कि प्रबंध किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए 7 निश्चय योजना के तहत खर्च किए जाएँगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग चलते हैं, तो देख लीजिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो सबसे पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। तो 7 निश्चय 2 के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति में जो है आपको क्या-क्या है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आईआईटी पटना को लेकर के हम आपको बता देते हैं पूरा पढ़ के। तो इसको देख लीजिए कि राज्य के प्रौद्योगिकी और आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया था। अभी वर्तमान में जो बिहार में आईटीआई कॉलेज है उसमें कितने पाठ्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, 23 पाठ्यक्रम चलाई जाती है। और प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने, तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 20 औद्योगिक भागीदार, ठीक है। तो जब आईटीआई जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार को एक चुनौती है, तो इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा 20 इंडस्ट्रियल पार्टनर को चिन्हित किया गया। तो टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा बार-बार देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा सरकार एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ठीक है। एक समझौता किया हुआ है कि आईटीआई करने के बाद टाटा टेक्नोलॉजी जी के साथ 20 इंडस्ट्रियल पार्टनर को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण, मतलब आईटीआई में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रम प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 में प्रारंभ किया जाना है। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड है, तो देख लीजिए राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए उभरते हुए तकनीक, जो अभी वर्तमान में जो चीज़ ज़्यादा हाइलाइटेड है, जिसमें रोजगार के क्षेत्र ज़्यादा है, उसमें आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इंटरनेट थिंग्स, आईओटी, 3D
प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल एनिमेशन और प्रशिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही दिया गया भारतीय IIT पटना, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, तो IIT पटना को इसके लिए नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो मनोनीत किया गया, समझौता नहीं किया गया, तो IIT पटना को मनोनीत किया गया। IIT पटना जो है आपको पॉलिटेक्निक कॉलेजों में के शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा, जिसमें आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक, इंडस्ट्रियल एनिमेशन को बढ़ाया जाएगा IIT पटना के द्वारा। ठीक है, इसके लिए 90 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया गया। फिर हम लोग चलते हैं चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो अभी वर्तमान में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, उसी के अंतर्गत इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज चलता है, लेकिन अब एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया जाएगा। ठीक है, तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसके लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना पर उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी को के लिए अभी जब कहाँ पर स्थान उपलब्ध करते हो, पटना, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में उसको अभी परिसर में स्थान उपलब्ध कराया गया। इस हेतु पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कुल 32 पदों का सृजन किया गया। तो तत्काल जो है आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी जो चालू होगा, तो वो आपको आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी जो मीठापुर बस स्टैंड के पास है उसमें चालू होगा, और इसके लिए आपको 32 पदों का सृजन किया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 32 पदों का सृजन किया गया है। ठीक है, आपको एक बार और कहते हैं दोस्तों, ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा, और ये PDF जो है आपको रिजल्ट एडशाला में मिल जाएगा। तो रिजल्ट एडशाला का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, और मैं इसको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फिक्स है, और इसके लिए आप लोग ध्यान जरूर इसको देखिए, और हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में इंडिकेट करके रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम देख लेते हैं कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना। तो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। तो राज्य तकनीकी शिक्षा उन्नयन एवं विकास हेतु अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। उक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के परियोजनार्थ प्रारंभिक पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए 32 पदों का सृजन किया गया था। तो इसके लिए इसमें 32 पदों का सृजन किया गया है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। तो खेल विश्वविद्यालय जो है वो आपको बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स अकेडमी राजगीर के परिसर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पे किया जा रहा है, तो खेल यूनिवर्सिटी आपको राजगीर में बनाया जा रहा है, और खेल विश्वविद्यालय के सुगम संचालन के लिए 31 पदों का सृजन किया, अभी बन ही रहा है। तो इसको सुगम संचालन के लिए 31 पदों का सृजन बिहार बजट 2023-24 में किया गया है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, सशक्त महिला सक्षम महिला। तो देखिए ये आपको सशक्त महिला सक्षम महिला जो है इसके लिए वर्ष 2023-24 में 22-23 में दोस्तों 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया, मतलब कि 2000 महिलाओं का चयन किया गया, और इस योजना हेतु 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया, जो कि अभी जो बिहार में नीतीश कुमार यात्रा किए हैं, उस यात्रा में 250 करोड़ का वो चेक प्रदान कर रहे थे महिला विकास विभाग को। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटर स्नातक के लिए जो अविवाहित लड़कियां हैं, तो इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए वित्त वर्ष में 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो इस अगले वित्तीय वर्ष में जो अभी वर्तमान में जो वित्त वर्ष लागू है 2024 में, इसमें 6 लाख महिलाओं को टारगेट किया गया है, और वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 23-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। फिर चलिए हम लोग आगे चलते क्षेत्रीय, यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर खेत सिंचाई पानी के साथ निश्चय योजना का जो तीसरा पॉइंट है हर खेत सिंचाई तक पानी। तो देख लीजिए, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में 156 योजनाओं का क्रियान्वयन 45,194 हेक्टेयर भूमि सिंचित किया गया, और वर्ष 2023 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। तो चलिए फिर आगे हमारा जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 23-24 में वित्तीय वर्ष जो है 23-24 नहीं 22-23 के लिए 186 और 11 चेक डैम और 50 उद्वह सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया। 23-24 के लिए जो बजट में 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए फिर आगे हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा विभाग में। तो ऊर्जा विभाग में जो है आपको देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के अंतर्गत लक्ष्य जो आपको इस बार जो ट्रांसफार्मर लगाने का जो लक्ष्य पूरे बिहार में निर्धारित किया गया है 95,916, उसमें आपको सरकार ने इतना अचीव कर लिया है। तो 93,420 ट्रांसफार्मर अभी पूरे बिहार में लगाया गया है, जबकि लक्ष्य कितना रखा है सरकार ने 95,916। तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन बन रहा है। 95,916 ट्रांसफार्मर लगाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में चालू जो ट्रांसफार्मर जो जितना लक्ष्य को पूरा किया गया वो आपको 93,420 ट्रांसफार्मर पूरे बिहार में लगाया गया है, और इस वर्ष में आपको 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है तो देख लीजिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो प्रत्येक पंचायत में जो कचरा प्रबंधन की स्थापना की जाएगी। तो देखिए इसके तहत गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो जो कि प्रत्येक वार्ड में जो है अब प्रत्येक वार्ड में मतलब कि कचरे उठाने का प्रावधान किया जाएगा। बहुत सी जगहों पे काम शुरू भी हो गया है। ठीक है, तो अभी तक जो है वो आपको
2428 पंचायतों में 2428 पंचायत में मतलब कि जो 32,148 वार्डों में ये कार्य आरंभ हो चुका है। तो बिहार में जो कुल 5,000 पंचायत हैं, उसमें लगभग 2428 पंचायत में कार्य ये आरंभ हो चुका है, जिससे लगभग टोटल वार्ड जितना है 32,145 वार्ड में ये योजना अभी लागू हो चुकी है। ठीक है, फिर अगला हम चलते हैं स्वच्छ शहर विकसित शहर। ये 7 निश्चय 2 का 5वां निश्चय जो है ये है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो इसके लिए आपको ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 261 नगर निकाय, ठीक है, तो बिहार में 261 नगर निकाय जो है, टोटल नगर निकाय बिहार में कितना है 261, ये भी एक क्वेश्चन ही है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर निकाय में 161 क्लस्टर के अधीन आधारित इकाई एवं 100 स्टैंड अलोन आधारित इकाई परियोजना के निर्माण किया जाना है। और 35 नगर निकायों में 51 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 87 नगर निकायों में 181 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र संचालित है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा अगला दिया हुआ है, देख लीजिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले 271 नगर निकाय हैं। बिहार में कितना 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकाय 231 निकायों में सिटी सेंसन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 124 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक, और हम लोग आगे चल के देख लेते हैं तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड स्तर पर एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है। तो लोहिया स्वच्छ योजना जो बिहार में चल रहा है, उसके तहत प्रत्येक प्रखंड पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण यानी कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का एक सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चल के देख लेते हैं, तो इसमें भी लोहिया के से रिलेटेड है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में 23-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का लक्ष्य की स्थापना का लक्षित है। लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक जिले में एक खोला जाएगा। 23-24 के 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। तो 23-24 के बजट में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद जो वृद्धों के लिए है, तो वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल, तो राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में प्रत्येक जिला के मुख्यालय में एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, सभी शहरों महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाना है दाह संस्कार के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो देख लीजिए। तो बिहार में ये भी एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया कि बिहार में कुल कितने पशु अस्पताल है। तो बिहार में कुल 1137 पशु अस्पताल है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे हो वैसे इसको रट लीजिए कि वर्तमान में 1137 पशु अस्पताल विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें 1137 में टीकाकरण, कृमिनाशन और 566 कृत्रिम गर्भधारण की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो बिहार में कुल कितने पशु अस्पताल है, तो 1137, और कितना जगह पर कृत्रिम गर्भधारण जो आपको सेमन दिया जाता है गाय भैंस को, उसकी व्यवस्था है, तो ये आपको 566 जगह पर ये उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे चल के देख लेते हैं कि राज्य के 1196 चिकित्सा पदाधिकारी। तो देख लीजिए बिहार राज्य के 1396 चिकित्सा पदाधिकारी को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया। 1396 चिकित्सा पदाधिकारी वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया जा रहा है। कुल 13,451 स्वास्थ्य उपकेंद्र बिहार में, जो 13,451 स्वास्थ्य उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र स्पोक्स के रूप में क्रियाशील है, और इसके तहत 28 लाख लोगों को परामर्श दिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है कि 231 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर निर्माण की कार्य प्रगति पर है। तो ये काम किया 231 विधानसभा में एक अतिरिक्त मतलब एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल बन रहा है, प्राइमरी हॉस्पिटल बन रहा है, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और बाल हृदय योजना, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये बाल हृदय योजना। ठीक है, तो बाल हृदय योजना लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना नन्हे दिलों की मुस्कान लागू है। बाल हृदय योजना का जो थीम है वो नन्हे दिलों की मुस्कान, ये लागू है। इसके तहत 23 जनवरी 2023 तक का जो आंकड़ा है उस वो 700 से अधिक बच्चों को शल्य चिकित्सा द्वारा सफल इलाज हेतु अहमदाबाद में कराया गया। तो 700 से ज़्यादा बच्चों का इलाज कहाँ पे निःशुल्क कराया? तो अहमदाबाद में कराया गया। ठीक है, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। ठीक है, इसके लिए इस निश्चय में 460 करोड़ रुपए का बजट। तो ये जो बाल हृदय योजना चल रहा है उसके लिए 460 करोड़ रुपए योजना बजट का प्रावधान किया गया इसी योजना के तहत। आगे चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये आपको योजना का नाम है, तो ये जो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ लीजिए, क्योंकि 150 से ज़्यादा योजना है तो सबका नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और किस योजना में कितना बजट का प्रावधान किया गया तो ये देखना है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 16,131 करोड़ रुपए है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,000 करोड़ 779 करोड़ है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4,460 करोड़ रुपए है, और मनरेगा के लिए 3,852 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति के लिए जो आपको 3,654 करोड़ रुपए का ये बजटीय प्रावधान किया गया। तो आप लोग योजना का नाम देख लेंगे कि ये कौन कौन सी योजना जो बिहार में लागू होगी, क्योंकि योजना भी पूछा जाता है, स्टेट का नाम देखिए। तो ये बिहार में जो योजनाएं लागू है, तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये पीडीएफ जरूर आप लोग प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप से। तो जो टोटल योजना बिहार में है वो आपको 140 योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 140 योजना
बिहार में चल रही है और इन सब योजना में कहाँ भी कितना बजट का प्रावधान किया गया ये दिया हुआ है। तो बजट में पैसों का जो प्रावधान किया गया वो नहीं भी आप ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, क्योंकि कोई भी योजना के बारे में पूछा जा सकता है। इन 140 में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो आपका एक नंबर छूट जाएगा अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो। चलिए फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है कि रुपया कहाँ से आता है। तो बिहार सरकार का जो रेवेन्यू है वो आता कहाँ से है, तो देख लीजिए राज्य सरकार देख लीजिए यहाँ पे सबसे 18 राज्य सरकार का कर राजस्व जो है, सरकार का जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू है वो 18 मतलब 100% जो है उस 18.9696% है। ठीक है, राज्य का अभिन्न कर है वो 2.48%, केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है वो 20.37 20.3 केंद्रीय अनुदान मिलता है। ठीक, इसके बाद लोक ऋण, तो जो लोक ऋण है वो 18% मिलता है। ऋणों से वसूली 0.16% जो कि बहुत कम है। और केंद्रीय करों के राज्य का अंश, तो केंद्रीय जो जीएसटी देते हैं उसमें से राज्य का अंश जो है वो आपको 39 पॉइंट है, तो 39.20 है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर अब ये रुपया खर्च कहाँ होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रुपया खर्च हो रहा है वो आपको आर्थिक सेवा में 24% है। ठीक, लोक ऋण में ऋण चुकाने में 9% है, ऋण और पेशगी में 0.47% है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाओं में सामान्य सेवाएं यानी कि सामाजिक सेवा में 28% है, तो 28.38% है। और सहायता और अनुदान का अंश जो है वो आपको 0.01% रखा गया है इस बार। ठीक, और इसके बाद सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा है जो आपको 38% सामाजिक सेवाओं में खर्च किया जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो इतना पे खत्म हो गया है। तो चलिए यही सारा है बिहार बजट 2023-24 का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे और जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।